गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सोशल साइंस का अध्यापक विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आज 9 दिसंबर को कक्षा 7 के हमारे अतीत भाग फर्स्ट के अंतर्गत संशोधित पाठ्यक्रम में से हम प्रथम पाठ को ले रहे हैं, जिसका नाम है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। पड़ताल का अभिप्राय होता है बच्चों जानकारी। देखेंगे आप मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोल वेला अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था। किसने बनाया था? अरब भूगोल वेता अरब का था, भूगोल वेता था, जिसने अल इद्रिसी जिसका नाम था ने 1154 में बनाया था। कब बनाया था? 1154 में। यह जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्रों का एक हिस्सा है। भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। कौन सा था वो? फ्रांसीसी था। कहाँ का था वो? फ्रांसीसी ने बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफी अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी। मानचित्र 1 सदी के भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। इनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बना है। पहले मानचित्र बनने के लगभग 600 वर्ष बाद वे दूसरा मानचित्र बना, जो फ्रांसीसी ने बनाया था। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा। इसमें विशेष करके तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। यूरोप के नाविकों ने जो अपनी यात्राओं के लिए या व्यापारियों ने जो अपनी यात्राओं के लिए नक्शे का इस्तेमाल किया, तो वो नंबर 2 का फ्रांसीसी के द्वारा बनाए गए हुए नक्शे का ही इस्तेमाल किया था। 18वीं सदी के आरंभ में गियोलाम द लिस्लेने के एटलस नुओं के अनुसार उपमहाद्वीप है। लेकिन अब भीतरी इलाकों का नजर डालें। क्या उनमें भी उतनी ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में हैं? गंगा के मार्ग को देखें। इसे किस तरह से दर्शाया गया है? इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों को और बारीकी का जो अंतर है, उनके ख्याल से इसका कारण क्या है? इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था।
इतिहासकार जब बीते हुए युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के इस संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना चाहिए। देखो बच्चों, अब तक हमने जो पढ़ाया उसमें पहला प्रश्न बन रहा है कि प्रथम नक्शा किसने बनाया था? प्रथम नक्शा किसने बनाया था? ये हमारे आपको आंसर देना है इसके। ये अरबी के ने बनवाया था। नंबर 2, दूसरा नक्शा किसने बनाया था? कहाँ का था वो बनाया था? ये 2 प्रश्न आपके आ गए हैं, आगे देखेंगे इसके बारे में और जानकारी। दूसरा नक्शा किसने बनाया था और नई और पुरानी शब्दावली। अगर हम समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। ये भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द भी लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्रीय राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आश्चर्य पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्य के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भारत का ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले 2 किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते थे। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी पर लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल में अध्ययन के लिए इतिहासकार जिस स्रोत का प्रयोग करते हैं
उन्हें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसी चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल भी धीरे धीरे कम करने लगे हैं। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया है और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा है। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग करते हैं। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों के इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापेखाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलवसी हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे ये काम आसान नहीं है। कभी कभी आपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर के अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए में कुछ मोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं। पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते हैं। कभी कोई शब्द, कभी कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियां बनती रही है। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई है। इसे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, लेकिन आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। इसके बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियां पर ही पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा हो पड़ा था। कागज का मूल्य। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ती है। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी और इसे कागज को सुधार करके उसका इस्तेमाल कर लिया। एक सदी बाद अगर आप बाजार में कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो हो सकता है आपको की किस्मत अच्छी होती है और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता। तो कागज कब अधिक महंगा था, कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी में। आपको तीसरा प्रश्न करना है बच्चों। इसमें इतिहासकारों के सूत्र क्या क्या थे। अभी हमने चैप्टर को पढ़ा, आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। इसके अंतर्गत हमने 3 प्रश्न आपको दिए हैं करने के लिए। इन तीनों प्रश्नों को आपको करना है। इसमें पहला प्रश्न है आपको, प्रथम नक्शा किसने बनाया था?
दूसरा नक्शा किसने बनाया था? तीसरा प्रश्न है इतिहासकारों के सूत्र क्या क्या थे? इस प्रकार से बच्चों ये कक्षा 7 की सामाजिक का आज 9 दिसंबर को पहला चैप्टर संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार पूरा किया है मैंने। मतलब अब जितना पढ़ाया उसको ध्यान से पढ़ेंगे और आगे इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। थैंक यू बच्चों।